हेलो बच्चों, स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क। तो जैसे कि आप थंबनेल देखकर मालूम हो गया होगा आपको कि हम जो है लेक्चर शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इस लेक्चर में बहुत ही अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन बातें जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं या फिर बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है और आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो अभी जितने भी लेक्चर होने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, आज पहला लेक्चर है, इस पर और भी लेक्चर अभी आएंगे 5 से 6 लेक्चर के आसपास मेरे ख्याल में रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात इसमें बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि WHO ने आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है। तो WHO की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए बच्चों को। WHO क्या फुल फॉर्म है इसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि लोगों को बीमारी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जागरूक करने का काम करती है WHO। तो WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? देखिए, जन स्वास्थ्य या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना, कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना या मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना। और हिंदी में अगर बात करें तो नर जनन तंत्र का हेल्दी या फिर मादा जनन तंत्र का हेल्दी होना, सिर्फ इससे मतलब नहीं है। इसके अलावा भी और भी ज्यादा इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी हेल्दी होने चाहिए, साथ में वो स्वच्छ यानी कि हाइजीन होनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे के प्रति सेक्स रिलेटेड बातें करने में कोई भी झिझक या फिर कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोगों में इस सेक्स से रिलेटेड बातें करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, कि वहां पर वो आसानी से एक दूसरे से बातें कर सके, एक दूसरे से अपने विचार या फिर अपनी समस्याओं को साझा कर सके, डॉक्टर को अपनी बातें खुलकर बता सके। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि WHO ने जो डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो ऑर्गन है उनकी स्वच्छता के बारे में नहीं बताया है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें व्यक्ति का इमोशनल हेल्थ, व्यक्तिगत इमोशनल हेल्थ, इसके अलावा सोशल वेलबींग, कि वो जिस समाज में रह रहा है वहां पर एक दूसरे से लोग खुलकर बातें कर सके, कोई भी झिझक वगैरह महसूस वहां पर ना हो। इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये सब हेल्थ इसके अंदर रखी गई। ओके, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल, ये जहां पर लोग अच्छे से एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सके, एक शालीनता के साथ में, एक तहजीब के साथ, बिहेवियरल हेल्थ। चलिए, तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो इंडिया जो है, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग की जो प्रोग्राम है उनको शुरू किया था। हालांकि उसमें कुछ हद तक हमें सफलताएं भी मिली, पर कुछ हद तक जो है वो नाकाम भी रहे, क्योंकि उस टाइम से अब तक अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है और पॉपुलेशन अब भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वर्ल्ड में दूसरा नंबर इंडिया का ही है। तो पहले पॉपुलेशन 2000 के आसपास 100 करोड़ के आसपास थी, और अब जो पॉपुलेशन हो गई है वो लगभग 135 करोड़ के आसपास हो गई है। और आने वाली जो जनगणना है हो सकता है उसमें पॉपुलेशन और भी ज्यादा निकल के आए। तो ये बहुत ही ज्यादा समस्या है कि अगर लोगों की आबादी इस तरह से बढ़ती जाएगी तो भाई उन सबको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, सबको एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, सबको रहने के लिए जगह नहीं दे पाएंगे। अगर जगह देनी है तो फिर हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि हमारे जो जंगल है उनको हो सकता है काटना पड़ जाए। ज्यादा आबादी होगी तो रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड है भाई। जो फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो लिमिटेड है। एक टाइम के बाद में उसको खत्म हो जाना है, फिर क्या करेंगे लोग? फिर एक दूसरे के बीच में मारामारी होगी फूड को लेकर या फिर रिसोर्सेज को लेकर या फिर जगह को लेकर। तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही कंट्रोल करके चले पॉपुलेशन को। चलिए, तो लगभग 1951 में यानी कि आज़ादी के लगभग 3-4 साल के बाद 1951 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर शुरू किया था। और इन प्लानिंग को या फिर इन परिवार नियोजन के जो उपाय थे इनको बोला गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आजकल फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम है उसको इन नामों से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और शॉर्ट में इसको बोले RCH प्रोग्राम। ओके, तो RCH प्रोग्राम जो है क्यों बनाए गए, आखिर इनके उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य ये हैं कि लोगों को सेक्स एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, स्कूलों में या फिर गांवों में या फिर शहरों में जाकर लोगों को सेक्स के बारे में बताना, बच्चों के अंदर सेक्स एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस को पैदा करना, ये सब इनके उद्देश्य है। इसके अलावा जो मैरिड कपल हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लोगों को जानकारी देना। इसके अलावा कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर किस तरह से करनी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो मैटरनल केयर के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में लोगों को बताना। तो पोस्ट नेटल केयर, बच्चा अगर पैदा हो गया है तो उसको जो है सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना है, और उस दूध के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। कि जैसे 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना है तो सबसे पहले जो दूध होता है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, तो बच्चे को वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज उसकी बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है। तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है बच्चे को, पानी भी नहीं देना है। उसके बाद में हाँ दूसरी चीजें शुरू कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के क्या क्या फायदे हैं इनके बारे में बताना। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इनके बारे में बताना। और भी बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना, मैटरनल केयर के बारे में जागरूक करना, पोस्टनेटल केयर के बारे में जागरूक करना, इंपॉर्टेंस बताना लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, या फिर अगर बच्चे हो गए हैं तो समय पर उनका टीका करना है और उस टीके से बच्चों को क्या फायदा होगा इनके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। यानी कि समय समय पर बच्चों का वैक्सीनेशन कराना। और इसके अलावा लोगों को सेक्सुअल एब्यूज, अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल एब्यूज के बारे में भी जागरूक करना। सेक्सुअल एब्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न क्या होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि किस तरह से आपको उसके साथ डील करना है और क्या क्या केसेस दर्ज हो सकते हैं अगर कोई आपके साथ में यौन उत्पीड़न करता है। इसके अलावा लोगों को मादा भ्रूण हत्या के बारे में भी जागरूक करना। देखिए, एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अलग से मैं इस पर एक टॉपिक बनाऊंगा, एमनियोसेंटेसिस। तो फिलहाल मैं इसमें बता देता हूँ कि ये ऐसी टेक्निक है, ये एमनियोसेंटेसिस, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें शिशु के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सैंपल लिया जाता है और लैब के अंदर उसको कल्चर किया जाएगा। अब उससे होता क्या है, उसके द्वारा बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम उसके जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में बता सकते हैं कि उसका कोई क्रोमोसोम ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा हो, यानी कि उसमें ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, किसी जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर कुछ आ भी रहा है तो हम उसके जन्म से पहले ही उसको ठीक कर भी सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि हम उससे ठीक भी कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का एक नुकसान ये भी है कि इसके द्वारा बच्चे के लिंग का भी पता चल जाता है। तो लोग इसका मिसयूज कहाँ पे कर रहे थे कि वो जन्म से पहले ही गर्भ जांच कराते थे, भ्रूण की जांच कराते थे, और उसमें अगर वो लड़की होती थी तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था, जिसकी वजह से लिंग अनुपात लड़कियों का लगातार घटता जा रहा था। तो भारत सरकार की इस तरफ ध्यान गया और उन्होंने सख्त कानून इसके खिलाफ बनाए कि अब कोई भी अगर एमनियोसेंटेसिस कराता है या फिर करवाता है या फिर वो खुद कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना। तो अवेयरनेस अबाउट एमनियोसेंटेसिस। चलिए, तो ये तो हो गए RCH के मुख्य उद्देश्य कि किन किन चीजों पे इनको काम करना है। अब कुछ चीजों में इनको सफलता भी मिली है और कुछ चीजें जो है अभी भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर जनसंख्या विस्फोट।
इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले भी जानते होंगे, तो आज मैं थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, ऊपर ऊपर से समझ आना है हमें। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा फैमिली प्लानिंग या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब उनके बारे में एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या है आखिर? भाई पॉपुलेशन का अनियंत्रित बढ़ना, अनियंत्रित में वृद्धि होना, अनकंट्रोल्ड वे में किसी भी पॉपुलेशन का ग्रो करना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। तो अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन या अनकंट्रोल्ड ग्रो इन पॉपुलेशन। तो जनसंख्या विस्फोट की अगर बात की जाए तो लगभग 1900 के आसपास पूरे विश्व की जो आबादी थी वो लगभग 2 बिलियन ओके, 200 करोड़ के आसपास। लेकिन यही आबादी 2000 तक आते आते लगभग 3 गुना बढ़ गई, 6 बिलियन। इतनी ज्यादा 3 गुना आबादी बढ़ गई 1900 से 2000 तक आते आते। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो आज़ादी के टाइम पे 1947 में जो हमारी आबादी थी वो 35 करोड़ या 35 मिलियन के आसपास थी। और मई 2000 में जब जनगणना की गई तो ये आबादी लगभग हो गई 1 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 बिलियन। इतनी ज़्यादा आबादी हमारे अकेले देश की हो गई। इसका मतलब ये है कि विश्व के अंदर हर छठा इंसान भारतीय है। इतना तेजी से हम लोग वृद्धि कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि 1900 से 2000 तक आते आते यानी कि 100 साल में ही आबादी में इतना बड़ा उछाल आया है। तो इसके बहुत सारे रीजन, जैसे पहले अगर हम बात करें तो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। पहले भाई हमारे पास में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो जो पहले बीमारियां होती थी जैसे टीबी हुआ या हैजा हुआ या फिर कैंसर हुआ, तो उनसे लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास टेक्नोलॉजी और अच्छी अच्छी दवाइयाँ और सर्जन मौजूद है जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। पहले टाइम पर फीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट होती थी और उसको डिलीवरी अगर हो रही है, मान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, फिर भी उसको डिलीवरी के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो उससे क्या होता था, बच्चे को भी जान को खतरा रहता था और माँ की जान को भी खतरा रहता था। तो कभी कभी उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती थी। पर अब हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजीज है। अब अगर नॉर्मल डिलीवरी यूट्रस के थ्रू वेजाइना के थ्रू अगर नहीं हो रही है तो हम सिजेरियन डिलीवरी यानी कि यूट्रस में कट लगा के सर्जरी के द्वारा भी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो उससे बच्चा भी महफूज रहता है और माँ भी महफूज रहती है। तो इन टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉपुलेशन जल्दी जल्दी ग्रो करती जा रही है। चलिए, तो इसके अगर रीज़न देखें हम, तो रीज़न एक तो ये हो गया कि इंक्रीज इन नेटैलिटी, यानी कि जन्म दर में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। सभी तो जो लोगों की जनसंख्या है वो बढ़ने लग रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कमी आई है डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों के छोटे जो शिशु होते हैं उनके मरने में कमी आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। इसके अलावा डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, दूसरे लोगों के मरने में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। पहले लोग बीमारी वगैरह से मर जाते थे, लेकिन अब उन बीमारी का इलाज है जिसकी वजह से उनकी जो मृत्यु दर है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। इसके अलावा डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता के मरने में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है। रेट और भी बहुत सारे रीज़न हम दे सकते हैं। इस पर एक पूरा ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे इसमें और भी हम दे सकते हैं कि बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है लड़कों की वो तो 13 से 14 साल होती है, लड़कियों की जो होती है वो 11 से 12 के आसपास होती है। लेकिन जो भारत की जलवायु है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो गर्म जलवायु में माना जाता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और वो जल्दी संतान पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ
number of individual in reproducible age कि जनन करने की जो क्षमता है उसकी उम्र आने में जो लोगों की संख्या है उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, यानी कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कि संतान पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, तो पहले काफी ज्यादा किया जाता था, अब तो काफी हद तक ये कम हो चुका है। हाँ, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी बाल विवाह किया जाता है, जिससे क्या होता है कि छोटे बच्चे की शादी कर दी जाती है और छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा बच्चों के पिता या फिर माता बन जाती है, तो उससे भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि लोगों में अभी भी निरक्षरता पाई जा रही है, इलिटरेसी, कि लोग बहुत ही ज्यादा अभी भी अनपढ़ हैं, खास करके गांव देहात में रहने वाले लोग, जिनको अभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नहीं पता है, जो अभी भी बच्चों को खुदा की देन मानते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा है, तो उनको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, इसके ये तो हो गए कारण। अब अगर उपायों की बात की जाए तो उपायों में इसमें सबसे पहले वही आता है कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल लेवल पे तो प्रोग्राम चल ही रहे हैं, लेकिन जब तक लोग समझेंगे नहीं कि आखिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसका नुकसान क्या होना है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाना है, तब तक पॉपुलेशन की ये जो ग्रोथ है वो लगातार इसी तरह से बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड होंगे। ओके, चलिए, तो इसमें जो रीजन वगैरह है वो आप लोग लिख लेना। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर में वो होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, यानी कि फैमिली प्लानिंग की जो मेथड है उन सब के बारे में। तो अगला लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी मजेदार रहने वाला है और काफी उसमें अच्छी मैं नॉलेज देने वाला हूँ, और ऐसी नॉलेज जो कि जिंदगी भर आपके काम आने वाली है, चाहे बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं भी हो, तो भी आपके देखना चाहिए वो लेक्चर। तो चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं।